अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, भली करे आया जी आया नू बशत के बखैर रागले। मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सबा शेख। नया दिन, एक खुशगवार दिन का आज़म लिए ताज़ा एहसास नई तमन्नाओं के साथ हाजिर हैं। आज भी हम आपके लिए कई मौज़ूआत लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मरी में सानिया हुआ, होटल्स और खाने पीने की अशिया जो है उसकी महंगाई की खबरें भी आई, लेकिन स्वात वालों ने सयाहों के लिए रियायत का ऐलान कर दिया। और सयाहों को क्या क्या रियायत दी जा रही है, शो में इस पर बात होगी। बादल बरसेंगे, शदीद बर्फबारी भी होगी। महकमा मौसमियात ने एक बार फिर तशवीशनाक पेशगोई की है, इसका भी जिक्र होगा। बिल्कुल। अच्छा, छोटी सी लड़की ने शायरी की किताब लिख दी, इस लड़की से भी आपको मिलवाएंगे। और ख्वाजा सरा भी किसी से पीछे नहीं है, ट्रांसजेंडर ने किया एजाज अपने नाम, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी आज के शो में। और आवाज में जादू, कलाम सूफियाना, मिजाज कलंदराना, सही समझे, बात हो रही है लेजेंड आबदा परवीन की। शो में उनसे भी होंगी खास बातें। लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं कोरोना का, जो सितम ढा रहा है, जिंदगियां निगल रहा है और काबू में नहीं आ रहा है। कराची में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा होता जा रहा है और मस्बत केसेस की शरह 41% तक पहुंच चुकी है। 24 घंटों के दौरान 7,670 टेस्ट किए गए, 3,149 टेस्ट मस्बत है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर नजीर से। मुदस्सिर, खौफनाक इजाफा 40 से ऊपर जा चुका है। हाँ बिल्कुल फैसल जी, आज भी मैक्सिमम जो है रोज बरोज मैक्सिमम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह जो है 41.6 है और सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3648 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 3140 के करीब जो जिनका ताल्लुक है वो कराची से। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में एक शख्स जो है वो जान की बाजी हार गया है और 300 मरीजों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 22 मरीज जो है वो इस टाइम वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। जे केसेस जो है अब आज मैक्सिमम रिपोर्ट हुए हैं और कराची में अब तक जो है सिर्फ ओमिक्रॉन के 500 केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है और अभी जो ये फेज चल रहा है ये पीक फेज चल रहा है और माहिरीन ने भी यही प्रेडिक्शन दी थी कि ये बस में जो है होगा, पीक फेज चल रहा होगा, तो अभी ये पीक फेज चल रहा है। ठीक है, अभी ये जो है पीक फेज चल रहा है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया मुदस्सिर। तो जैसा कि आपने खुद ही ये देख लिया कि कोरोना की 5वीं लहर है, मुल्क में पंजे गाड़ रही है। NCOC ने अब वायरस का मजीद फैलाव रोकने के लिए सख्त अहकाम जारी कर दिए हैं और ये अहकाम क्या हैं आपको सीधा बताते हैं। 10% से ज़ायद शरह वाले इलाकों में इंडोर तकरीबात और डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा 24 जनवरी से शादी समेत तमाम तकरीबात खुले आसमान तले करना होंगी। आउटडोर तकरीबात में ज़्यादा से ज़्यादा 300 और वो भी वैक्सीनेटेड अफराद शरीक हो सकेंगे। वैक्सीनेशन ना कराने वाले समाजी सरगर्मियों में अब तो बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। बिल्कुल, और वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर सफर करने, दफ्तर, सिनेमा और जिम में दाखिले की इजाजत तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो खेलों में हिस्सा लेने पर भी अब पाबंदी आयद कर दी गई है। NCOC के ये फैसले सामने आए। NCOC ने मुल्क भर में तालीमी इदारे मशरूत खुले रखने का फैसला किया है। 12 साल से जो कम उम्र के स्टूडेंट्स हैं उनकी हाजिरी 50% होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% और रेलवे 80% मुसाफिरों के साथ चलेगी। और ऐसे में कारोबार और तिजारती सरगर्मियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। हाँ, लेकिन घर से बाहर निकलने वाले हर फर्द के लिए अब मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। 1 फरवरी से वैक्सीन की कम से कम एक खुराक को तो अब लाजिम करार दे दिया गया है। सब पे हम बात करेंगे। डॉक्टर जफर मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर जफर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ही ये बात कि जैसे कि हमने इस खबर से पहले ये बताया कि कराची में तो अब स्टैगरिंग स्टैटिस्टिक्स आ गए हैं, 41% पॉजिटिविटी रेट आ गया है। तो ऐसे में NCOC के ये तमाम तर फैसले हम कर्ब कर पाएंगे इन फैसलों से रेट को, या फिर आपको लगता है कि मज़ीद इक़दाम होने चाहिए? शुक्रिया जी, बहुत बहुत। मेरा ख्याल है कि NCOC ने सही इक़दाम किए हैं। ये बिल्कुल हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे तनाजुर में पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके बीमारी के हवाले से भी और हमारे मुआशी और मुआशरत के लिहाज से भी इस स्टेज पे ये सही फैसले हैं। सिचुएशन को मॉनिटर किया जाएगा क्लोजली, जैसा कि किया जा रहा है, और जैसे जैसे सूरत हाल आगे बढ़ेगी तो मज़ीद भी हो सकते हैं और अगर पॉजिटिविटी रेट नीचे जाना शुरू हो जाए तो फिर इनमें नरमी भी होगी। जो इसमें मुझे अच्छी बात लगी है वो ये है कि कोई पैनिक में फ़ैसले नहीं हुए, डेटा ड्रिवन डिसीजंस हैं ये, जिसको हम कहते हैं कि जैसे जैसे डेटा आता है उसके ऊपर गौर व खौस होता है
और उसकी बुनियाद पे और पिछले 4 जो वेव्स थी उनको मद्देनज़र रख के फिर ये फैसले इज्तिमाई सोच विचार के बाद किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुनासिब फैसले किए गए हैं। एक और जो अच्छी बात है इसमें कि वी हैव नॉट रश टू क्लोज स्कूल्स, क्योंकि स्कूल्स में अब बच्चों की पढ़ाई का इतना ज़्यादा मुतासर हुई है वो कि उसको बहुत उजलत में कोई वो फैसले नहीं किए जाने चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ये भी दुरुस्त सिमत में फैसला साजी की गई है। जी बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि इस दफ़ा जो एक पॉजिटिविटी है वो ये है कि स्कूल्स जो हैं वो इन्होंने कम्प्लीटली बंद नहीं किए हैं और 50% जो है वो स्टूडेंट्स वहाँ पर जाएंगे और फिर इस तरीके से वो अल्टरनेट शिफ्ट्स में अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। अच्छा सर, अब जिस तरीके से हम ऑब्वियसली इस वेव से गुजर रहे हैं और हमें इससे बाहर भी निकलना है, तो आपको क्या लगता है कि मज़ीद हम क्या SOPs इख्तियार कर सकते हैं, मज़ीद क्या इकदाम किए जा सकते हैं जिससे जो हमारी जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा सफ़र भी ना करे और SOPs को भी आसानी के साथ में वो फॉलो कर ले? एक तो जी ये जो गुफ्तगू के शुरू में आपने NCOC के जो इक़दाम किए हैं इनके ऊपर अमल जो है, इसके ऊपर जो इतलाक़ है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इनफरादी और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी समझी जानी चाहिए पाकिस्तान में। और अगर इस पे हम सख्ती से अमल करें तो बड़ी जल्दी हम बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ वही जो हमारे SOPs पुराने हैं, सबको मास्क पहनने चाहिए, और अब इस पे भी एविडेंस आ रहा है अमेरिका से स्पेशली कि जो आम लो क्वालिटी के मास्क हैं वो बहुत ज़्यादा मौसर नहीं हैं इसकी इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के हवाले से। और दूसरे ये कि हमें समाजी सरगर्मियाँ, समाजी फासला, बंद जगहों के ऊपर ज़्यादा देर तक सोशलाइजेशन, मिंगलिंग नहीं करनी चाहिए, और इस सिलसिले में और गैर ज़रूरी किसी किस्म की भी मुलाकातें, बाहर जाना, बगलगीर होना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें रोकनी चाहिए। और अगर इनको हम इन पे अमल दरामद करें तो मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी हम इस पे काबू पा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने अभी गुफ्तगू की, आप हमारे साथ ही रहिएगा और आप भी सुनिएगा कि हम और आप तो कह रहे हैं लोगों से कि मास्क पहने और दीगर सारी चीज़ें करें, लोगों की क्या मंतिक है, ज़रा सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। तो आप क्या कहेंगी, मास्क वगैरह नहीं पहना हुआ? भूलिए, मास्क वगैरह नहीं लगाया हुआ? गिर गया अभी। लॉकडाउन लगाना चाह रहे हैं आप लोग? 5 लेयर जो है ना इंशाल्लाह आने नहीं देंगे हम लोग। मास्क नहीं लगाए हुए आप? हम कस्टमर आते हैं मास्क लगा लेते हैं। है ना, ओमिक्रॉन आ गया। ठीक है, हम तो शॉपिंग के लिए आए हैं यहाँ पे। तो आपने क्यों नहीं लगाया हुआ मास्क? घर पे पड़ा है मास्क घर पे पड़ा हुआ है? नहीं तो कोरोना का है। मास्क नहीं लगाया हुआ आपने? मास्क जी नहीं लगाया। अच्छा, तो फिर जब लॉकडाउन लगेगा तो कोई शिकायत तो नहीं होगी? तो लगा ले भले लगा लो। मास्क नहीं लगाया? सर मास्क लगा क्या करेंगे? अच्छा, फिर लॉकडाउन लग जाएगा, फाइन लग जाए। लॉकडाउन कल का लगता है, आज लग जाए। लॉकडाउन लग जाए लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे, SOPs का ख्याल नहीं रखेंगे। काहे का SOPs, काहे का लॉकडाउन और काहे का मास्क? दुनिया में तकरीबन कितने ममालिक ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ इस मास्क लगाने पे। ये जो मास्क लगाया जाता है इसमें ही 10,000 किस्म के तो जरासीम आपके पहले ही वो पल्ले होते हैं। जेब में क्यों रखा हुआ है? ये बात भी सही है, पहले मैं लगा लेता हूँ, भूल जाता हूँ ना कभी। ये मास्क आपने अंदर रखा हुआ है, बस लेके रखा हुआ है? मैं लगा रहा हूँ। तो जब लॉकडाउन लग जाएगा तो कोई इशू तो नहीं होगा? बहुत इशू होगा। फिर मास्क लगा लें। ये मास्क सबने रखा हुआ है लेकिन लगाया हुआ नहीं है। कब लगाते हैं आप? कब आते हैं आपके यहाँ कोरोना? कोरोना 5 बजे के बाद ही आता है, लॉकडाउन में 5 बजे के बाद ही लगता है। जिंदगी मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है, जिसकी जैसी मौत लिखी है वो तो आनी है ना लाज़िम। अपना हर दिन ऐसे जियो कि जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे आखिरी हो। ये 10 लोग थे, 10 इनकी बातें थी। डॉक्टर साहब, हम ऐसी कौम को समझाने निकले कि जो कह रहे हैं कि ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे आखिरी दिन हो, और मास्क उनके यहाँ कोरोना शाम के 5 बजे आता है। कुछ लोग इतने पढ़े लिखे हैं, वो कह रहे हैं आपने देखा नहीं कि दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो मास्क पहनने पे एहतजाज कर रहे हैं। आपने कोई ऐसा मुल्क देखा जहाँ पे ऐसा हो रहा है?
मैं भी यही नुक्ता उठाना चाहता था जितनी भी मैंने गुफ्तगू सुनी। कौन सा मुल्क है कि जहाँ पे मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगेंस्ट मास्क? मुझे तो कोई ऐसा मुल्क नहीं पता। इक्का दुक्का आवाज़ें इधर उधर से हमेशा आती रहती हैं और वो हर जगह आती हैं, वो अमेरिका में भी आती हैं, यहाँ भी आती हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉनसेंस है ये सब कुछ। सर 2-2.5 साल का अरसा गुजर चुका है, एसओपीज़ के हवाले से हुकूमत समेत तमाम तर लोग यही बात करते हैं कि एसओपीज़ का ख्याल रखें, फासला रखें, डिस्टेंस रखें, लेकिन आज भी लोग सर ये पूछ रहे हैं कि कहाँ है कोरोना। सर ये कितना डिफिकल्ट हो जाता है, कितना चैलेंजिंग हो जाता है सर फिर? जी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, और इसका तदारुक जो है जी वो सिर्फ और सिर्फ हम उसे पब्लिक हेल्थ की लैंग्वेज में कहते हैं रिस्क कम्युनिकेशन। लोगों तक रिस्क को प्रॉपर चैनल से उनकी ज़ुबान में मतवातर कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, तब ये जाके बिहेवियर्स जो हैं वो बदलते हैं। मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहता था इस गुफ्तगू सुनाने से पहले, जब आप मेरे से पूछे थे कि और क्या करना चाहिए, तो एक चीज़ का जो हमने जिक्र नहीं किया और आपने गुफ्तगू में सवालात भी नहीं किए लोगों को, वो है वैक्सीनेशन। NCOC के जो इक़दामात हैं उनमें भी वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत ज़ोर दिया गया और अब सख्ती लाई जा रही है कि जो लोग वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई हुई उनको समाजी शमूलियत की इजाज़त नहीं होगी पब्लिक इवेंट्स के अंदर। ये बिल्कुल जायज़ है, और इस सिलसिले में मेरा ये ख्याल है कि मीडिया को भी, आप लोगों को भी वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत ज़ोर देना चाहिए। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 77 पॉइंट समथिंग मिलियन, यानी कि 70 लाख लोगों को फुली वैक्सीनेशन हो चुकी है पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ी फिगर है पाकिस्तान के हालात को सामने रखते हुए। तो इस पे एक तो हमें मेरा ख्याल है कि चेरिश करना चाहिए इसको, लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों ने फर्स्ट डोज लगवाई हुई है और सेकंड नहीं लगवाई, उनको फ़ौरन लगवानी चाहिए। अगर उनको 28 दिन से ऊपर का अरसा या 30 दिन से ऊपर का अरसा गुजर चुका है, और जिन लोगों की उम्र 18 साल से ज़्यादा है और उनको 6 महीने से ज़्यादा अगर अरसा गुजर चुका है सेकंड डोज लगवाए हुए, उनको बूस्टर डोज लगवानी चाहिए। इसको मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने प्रोग्रामों में बार बार लोगों को ये तरगीब दें, और अगर ये सारा मीडिया, सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स इसके ऊपर एक कैंपेन शुरू कर दें, SOPs के ऊपर भी कैंपेन शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी जल्दी हम सूरत हाल पे काबू भी पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो कि माहिरीन कह रहे हैं वो ये कि क्या जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इज़ इट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं जितना कि इससे पहले के वेरिएंट्स, और अगर ये सबको हो जाता है तो इससे एक इस तरह की ब्लैंकेट हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी जिससे फिर आगे किसी को कुछ नहीं होगा। ये कितना टेक्निकली साउंड आपको लगता है? ये बिल्कुल गलत सोच है। मैं इससे ज़्यादा एम्फसाइज करके ये नहीं कह सकता बात कि ये बिल्कुल गलत सोच है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर वायरस के अंदर ये सलाहियत है कि वो बहुत तेज़ी से फैलता है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी जो किस्में थी पहले, उनकी निस्बत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा, तो वॉल्यूम ऑफ पीपल विल बी वेरी बिग। दूसरा ये है कि अगर उसका बहुत छोटा प्रोपोर्शन भी लोग बीमार होंगे तो वो वॉल्यूम भी पिछले की निस्बत बहुत ज़्यादा हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि अगर आप जितना इन्फेक्शन को फैलने देंगे, उतना ही वायरस में मुस्तकबिल में तब्दीलियों का इम्कान ज़्यादा हो जाता है। तो ये तीनों वजूहात। अच्छा, एक और बहुत बड़ी वजह ये है, वो एथिकल है, कि आप लोगों को बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर कोई बीमार भी होता है तो हो जाए, अगर कोई मरता है तो मर जाए, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी तो हो जाएगी। ये कतई एक्सेप्टेबल अप्रोच नहीं है। इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखें। अगर हमारे कोई घर में कोई बीमार हो जाए तो क्या हम ये आर्गूमेंट कबूल करेंगे कि जी चूँकि हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी लिहाजा इनको बीमार होने दें? ऐसा नहीं है, और ना ऐसा होता है, ना होना चाहिए, ना ये पब्लिक हेल्थ के असूलों के मुताबिक है। जो लोग ये आर्गूमेंट दे रहे हैं, और इनमें कुछ हेल्थ प्रोफेशनल्स भी हैं जो कि जिनको ज़्यादा एपिडेमियोलॉजी का पता नहीं है, लेकिन वो माहिर बन गए हैं इस पिछले 2 साल के अंदर इन मामलात के ऊपर, तो वो हर बंदा इसके ऊपर अपनी एक राय दे रहा है। ये बिल्कुल गलत सोच है जी।
ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर जफर मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे। और जहां आपने लोगों से अपील की कि एक बार फिर ज़रा मास्क लगा लें और वैक्सीनेशन करा लें, वहीं पे ये बात भी क्लियर कर दी कि ये जो मामला चल रहे हैं कि आपको सबको अगर हो जाए ओमिक्रॉन वेरिएंट तो वो हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी एक ब्रेक लेना, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो आपसे एक स्पेशल सी बच्ची से मुलाकात कराएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। Welcome back. What though the radiance, which was once so bright, be now forever taken from my sight? Thou nothing can bring back the hour of splendor it the grass. छोटी सी उम्र में अंग्रेजी पर उबूर, हैदराबाद की 15 साला जवेरिया ने अंग्रेजी शायरी की पहली किताब शाया करवा दी और उनको काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिल रही है। इम्तियाज़ अली जवेरिया से मिलवा रहे हैं। Of tears welling up in my eyes and you rubbing rough pads of your thumbs onto my cheeks and muttering lies. नौमरी दर्द दिल और शायरी बेख्वास यकजा हुए और 15 साल की जवेरिया ने अंग्रेजी में शायरी की किताब लिख दी। दिल जो दुखता है का उन्वान बहुत सौ के दिल मोह गया। मैं मैट्रिक क्लास में थी जब मैंने जो है अपनी पोइट्री का आगाज़ किया था। जब मेरे टीचर से मुझे पता चला कि वो भी पोइट्री लिखते हैं तो मैंने कोशिश की। पहली पोएम जो है वो मैंने उनके कहने पे ही लिखी थी। सपोर्ट मुझे सभी ने किया। होता है कि कोई ना कोई आपके मुखालफत करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। पढ़ने वालों के अलावा घर वाले भी जवेरिया की अदबी अहलियत से खुश हैं। जवेरिया मेरी सबसे छोटी बेटी है। इसने खामोशी से ये किताब जो ना लिख भी दी और पब्लिश भी करा ली, और उसके बाद जो है ना मुझे बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई इस पर कि चलो खैर है, अच्छी बात है, ये पढ़ाई से रिलेटिव है। जवेरिया चाहती है कि इंसानी एहसासात को बेहतर से बेहतर लफ्जों से आरास्ता कर सकें और अब वो नई किताब पर काम कर रहे हैं। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली खावर, समा, हैदराबाद। तो आपने देखा कि ये जवेरिया और इन्होंने इंग्लिश पोइट्री कमाल कर दिया। इनके वाले साहब कह रहे हैं कि उन्हें पता भी नहीं, इन्होंने जो है जब बुक पब्लिश हुई तो पता चला। जवेरिया हमारे साथ मौजूद है, जवेरिया से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जवेरिया, कमाल की आपने पोइट्री की है। ये बताइए कि किस चीज़ ने आपको इतना इंस्पायर किया कि आपने जो है वो, आपके घर वालों को भी पता नहीं था और ये शौक़ आपके अंदर था, और जब ये शौक़ सबके सामने आया तो हैरान कर दिया आपने सबको। जी बिल्कुल, मैं मैट्रिक क्लास में थी जब मेरे टीचर से मुझे पता चला कि वो पोइट्री करते हैं, तो फिर उनके कहने पे मैंने पहली पोएम लिखी थी। फिर उनको जब मैंने चेक करवाई तो उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन दी कि मुझे फिर पता चला, मुझे यकीन नहीं था कि मैं लिख सकती हूँ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वाकई भाई मैं भी लिख सकती हूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बाबा के लिए एक सरप्राइज़ था। मम्मा को पता था, बाबा को नहीं पता था, तो बाबा के लिए एक सरप्राइज़ था। अच्छा जवेरिया, मुझे ये बताइए कि जब आपकी बुक पब्लिश हो गई तो वालिदैन तो बड़े खुश होते हैं ना, तो आपके रिलेटिव्स का क्या इसमें रिएक्शन था, और हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ कि हम सब की मादरी ज़बान उर्दू है, सिंधी है, तो जब हम सोचते हैं तो अपनी मादरी ज़बान में, लेकिन जब हम लिखते हैं तो अंग्रेज़ी ज़बान में, तो ये कोऑर्डिनेशन आपस में कैसे हुई? बिल्कुल, जब मैंने पब्लिश किया तो ख़ानदान को भी पता चला, फिर आगे मेरे टीचर्स को, मेरे दोस्तों को, तो उन्हें यकीन नहीं था। पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, फिर यकीन नहीं आया, फिर जाके उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ख्र। और अब जब भी मैं उनके पास जाती हूँ तो वो हमेशा बहुत प्यार करते हैं, बहुत फ़ख्र उनको होता है। और बाकी यही है कि मुझे इंग्लिश में शुरू से मुझे आदत थी रीडिंग की, लेकिन शुरू से मैंने उर्दू रीडिंग ही की थी। इंग्लिश रीडिंग मैंने स्टार्ट की है मैट्रिक में, और फिर मुझे इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि उर्दू मुझे लगता है मादरी ज़ुबान तो है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल लगती है मुझे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन इंग्लिश में भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन वो कंपैरेटिवली मुझे इंग्लिश ज़्यादा आसान ज़ुबान लगी, तो इसीलिए मैंने कोशिश की है। उर्दू में भी मैंने लिखा है काफ़ी, लेकिन वो मैंने अभी कहीं पे शेयर नहीं किया। मैंने इंग्लिश में ही लिखा है और इंग्लिश में ही शेयर किया है, तो वो मुझे कंपैरेटिवली ईजी लगता है। कंपैरेटिवली आपको आसानी से उसमें अपनी बात कह पाती हूँ। ठीक है, कंपैरेटिवली आपको वो इजी लगता है। अच्छा जवेरिया, जब आपने सोचा कि यार मुझे कुछ लिखना चाहिए, मुझे पोइट्री करनी चाहिए, और स्पेशली मुझे अगर इंग्लिश में आसान लगता है तो मुझे इंग्लिश में लिखना चाहिए, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन था? कौन सा राइटर आप जिसको पढ़ रही थी? कौन सा टीचर जिसने आपको इंस्पायर किया? वो क्या पोइट्री थी जिसको देख के आपको लगा कि यार नहीं, दिस इज़ द टाइम टू राइट नाउ?
बिल्कुल, मेरे मैट्रिक के टीचर हैं सर जुल्फ़िकार अली भट्टी। मज़े की बात यह है कि वो खुद 200+ बुक्स के ऑथर हैं। तो मुझे तो पहले पता नहीं था, जब मुझे पता चला मैंने उनकी भी काफ़ी पोइट्री पढ़ी। फिर जो बेसिक मुझे पोइट्री लिखने पे जिसने इंस्पायर किया वो है महमूद दरविश। उनको काफ़ी लोग जानते होंगे, बहुत पैलेस्टाइन के बहुत अच्छे पोइट हैं, अरबिक पोइट्री करते हैं असल में वो। मुझे अरबिक और पर्शियन में काफ़ी इंटरेस्ट है, आती नहीं है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने की। तो उसकी ट्रांसलेशंस मैंने पढ़ी, तो उससे बेसिकली जो भी मेरी पोइट्री में आइडियाज़ वगैरह जो भी मुझे मिले हैं वो उनकी पोइट्री से मिले हैं। इंस्पिरेशन मुझे मेरी टीचर से मिली है। अच्छा जवेरिया, आपके फेवरेट फिर पोइट्स कौन हैं अदर देन पाकिस्तानी? लाइक वी हैव रेड विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कीट्स एंड बार्न्स, ऑस्कर वाइल्ड, आपके कौन से फेवरेट हैं? मुझे ज़्यादा अच्छे ऑस्कर वाइल्ड लगते हैं और रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत अच्छा लिखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की तो बात ही अलग है, उनका तो हमने कोर्स बुक्स में भी उनकी पोएम्स पढ़ते रहते हैं काफ़ी, और उनकी ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है। अच्छा जवैया, आपने अपने फेवरेट पोइट्स तो बता दिए। जब भी कोई पोइट्री करता है उसके जहन में कोई ना कोई इमेजिनेशन होती है, या तो वो सोचता है कि यार मैं कोई रोमांटिक पोइट्री करूँगा या फिर मैं नेचर के ऊपर कुछ लिखूँगा। आपने क्या डिसाइड किया कि मुझे किस इशू के ऊपर लिखना है, या आपका क्या जॉनरा था, आपकी जो है वो स्पेशलिटी क्या है कि मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पोइट्री कर सकती हूँ? मेरे हिसाब से मेरा जो बुक का थीम है वो मिक्स थीम है, उसमें काफ़ी सारे जॉनराज हैं, लेकिन बेसिकली उसमें ऑप्टिमिज्म पे बात की गई है कि जब भी आप जो है नाउमीद हो जाते हैं तो उससे कैसे ओवरकम किया जाए। उस पर मैंने पोइट्री की है, काफ़ी अप्रिसिएशन पे कि लोग काफ़ी ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी अपना काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि वो छुपे हुए होते हैं, उनको इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। उन पे मैंने पोइट्री की है कि वो हमेशा ज़िंदा ही रहते हैं, कभी मर नहीं पाते, उनका काम उन्हें ज़िंदा रखता है। दूसरा मैंने काफ़ी इसमें रोमांटिक पोइट्री भी की है, लेकिन वो आपको काफ़ी कम मिलेगी, ज़्यादातर आपको ऑप्टिमिज्म पे पोइट्री मिलेगी, लाइक होप पे, हार्ट ब्रेक पे, फिर लाइट से डार्क तक का सफ़र, डार्क से लाइट तक का सफ़र, इन सब सब्जेक्ट्स पे आपको पोइट्री मिलेगी। तो एज अ शेक्सपियर से टू बी और नॉट टू बी इज़ द क्वेश्चन, लेकिन आपने नॉट टू बी वाला पार्ट हटा दिया है एंड यू हैव डन ऑल के आप जिस पे अपने आप को भी फ़ख्र महसूस करें और वालदैन भी, एंड आई एम सो प्राउड एज अ लिंग्विस्टिक्स स्टूडेंट एज वेल। थैंक यू सो मच जवेरिया, आप मौजूद थी। और यकीनन हम कहते हैं ना कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं हमारे, उनमें इतना टैलेंट है, जस्ट नीड टू नर्चर एंड पॉलिश। हम भी एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात कराएंगे सारा गिल से, तो हमारे साथ रहिए। सो वेलकम बैक। ख्वाजा सरा भी हमारे माशरे का एक हिस्सा है, लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ ख्वाजा सराओं को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ताहम पाकिस्तान में अपनी मेहनत और लगन से आला तालीम हासिल करने वाले ख्वाजा सराओं की कमी नहीं है, जो अपनी सलाहियतों से अपना नाम और मुकाम बनाना जानते हैं। कराची की रिहायशी ख्वाजा सरा ने इकबाल के इस शेर को हकीकत में बदल दिया है कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। सारा गिल ने MBBS का इम्तहान पास करके पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा डॉक्टर बनने का एजाज़ हासिल कर लिया है, और उन्होंने मेहनत की और वो तमाम स्टीरियोटाइप्स जो कि हमारे माशरे में रुकावट बनते हैं, उन सब को तोड़ते हुए, उन सारे बैरियर्स को हटाते हुए अब ये मकाम हासिल किया है। तो क्यों ना हमसे बात करें। हमने सोचा कि सारा को अपने स्टूडियो में बुलाएं, तो सारा हमारे साथ मौजूद है। सारा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया मुझसे बुलाने के लिए और लोगों तक ये स्टोरी और ये मैसेज पहुंचाने के लिए। तो फिर अपने अल्फाज में बताएं कि व्हाट्स योर स्टोरी, किस तरह ये तमाम तर सफ़र शुरू हुआ, किस किस ने आपका साथ दिया और किस अपने ने आपका साथ छोड़ा बीच में? स्टोरी मेरी कहते हैं ना, एक ऐसी लड़की की ही स्टोरी जैसी है जिसको माशरा या उसके घर वाले या सोसाइटी आगे बढ़ने से रोकते हैं। मैं मानती हूँ मुझे तमाम वही तकालीफ पेश आई जो हमारे माशरे में एक औरत को पेश आती हैं अपना मुकाम बनाने में। हाँ, कुछ चीज़ों में मुझे ज़्यादा मुश्किलात पेश आए, क्योंकि जैसे कि एक लड़की को अगर कोई रोड पे छेड़ता है तो 10 भाई कहीं ना कहीं आ जाते हैं, पर अगर हमें कोई छेड़ता है और हम कुछ बोलें
तो 10 और आ जाते हैं छेड़ने के लिए, तो थोड़ा सा है। लेकिन जब मैं आज रिजल्ट अपना देखती हूँ, एंड का मुकाम देखती हूँ, इज्जत देखती हूँ माशरे में, अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से वापस ऊंचा हुआ, अपने बाप को मुझे वापस अपनाते हुए देखती हूँ, उनको मुझे अपने मुंह से बेटी कहते हुए देखती हूँ, तो उन तमाम तकलीफ़ पर पानी फिर जाता है। मैं कहती हूँ चलो अल्लाह ने मुझे देर से दिया पर सही दिया। रही बात साथ की, तो साथ तो सच कहूँ शुरू में किसी ने नहीं दिया। साथ अगर शुरू में किसी ने दिया तो वो मेरी ट्रांस कम्युनिटी थी, जिन्होंने मुझे अपनाया, जिन्होंने मुझे उस वक्त अपनाया जब शायद मेरे अपने तैयार नहीं थे मुझे अपनाने के लिए, या शायद जब अगर मैं डॉक्टर सारा नहीं थी और सिर्फ उनके लिए एक शर्म, सो कॉल्ड शर्म का सिंबल थी सोसाइटी की वजह से। और जहाँ तक लोग बोलते हैं मेरी कम्युनिटी को कि वो ये करती हैं या वो करती हैं, मैं सच कहूँ शुरू में मेरा भी यही ख्याल था, जब तक कि मुझे पता नहीं चला कि एक्चुअली मैं इन्हीं का हिस्सा हूँ। और सच कहूँ तो उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे मेरे लिए, लेकिन वो वही कर सकते थे जो उनकी हदूद में था। उससे आगे का जो सफ़र है वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी कम्युनिटी के अंदर मुझे मैं एक ऐसी ट्रांस नज़र आई जो कि एक बहुत एजुकेटेड बैकग्राउंड से थी। मेरी स्कूलिंग पाकिस्तान एयरफोर्स से है, मैंने बहरिया कॉलेज से पढ़ा था, तो मुझे लगा कि इनमें से अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँ तो मैं उन चंद ट्रांसजेंडर्स में से हूँ जो ये चेंज कर सकती हैं। और हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जो मेरी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा इशू था कि हमें ट्रीट नहीं किया जाता, डॉक्टर सेंसिटाइज नहीं है एज सच, डिफरेंट तरह की चीज़ें थी। तो ये एक वेकअप कॉल था। देन पेशावर में एक इंसिडेंट हुआ अलीशा वाला, जिसके अंदर उसकी डेथ इस वजह से हो गई कि यही सोचा नहीं जा रहा था इसे मर्द में रखें या फीमेल में रखें, वो पेशेंट है, डॉक्टर्स का फर्ज था उसे ट्रीट करना। आप किसी वार्ड में भी रखते, नहीं भी रखते तो ट्रीट कर दो एटलीस्ट, बट ऐसा नहीं हुआ। और ये एक अलीशा का केस ऐसा था जो कि रिपोर्ट हुआ था, और ऐसे बहुत से केसेस हैं जो होते हैं और रिपोर्ट नहीं होते। सही। वो एक वेकअप कॉल था मेरे लिए। सही, वो एक वेकअप कॉल था आपके लिए। अच्छा सारा, इससे पहले भी मेरी आपसे मुलाकात हो चुकी है और उससे पहले आप पढ़ रही थी, जब आप स्ट्रगल कर रही थी, तो डेफिनेटली आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि यू कैन डू इट, और माशाल्लाह यू हैव डन नाउ। तो सारा ये बताइए, जब आप अपनी कम्युनिटी की बात कर रही हैं, उस कम्युनिटी को अब आपके ऊपर कितना प्राउड है, क्या रिएक्शन है उस कम्युनिटी का? एक अभी कोक स्टूडियो को गाना आया है तू झूम, तो मेरी कम्युनिटी में ना अभी कल से वो झूम रही है। इतनी सेलिब्रेशन है, इतना खुशी है, क्योंकि ये मेरी अकेले की जीत नहीं थी। मेरी जीत, एक सारा की जीत, ये पूरी ट्रांस कम्युनिटी को जीत थी। आज फेसबुक पर ना मैं देखती हूँ हर कम्युनिटी मेंबर का आर प्राइड सारा, हमारी मलाला, हमारी बेनज़ीर, मतलब वो ऐसी लेडीज़ के साथ मुझे कंपेयर कर रही हैं जो कि एक इंस्पिरेशन है। और मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, कम्युनिटी का एक स्टीरियोटाइप टूटा है। मैं डांस फंक्शंस या किसी चीज़ को बुरा या अच्छा नहीं कह रही, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि लोग सोचते थे कि हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, और अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया उस चीज़ को बदलने के लिए। देखिए, हमारी जो सकाफत में ट्रांसजेंडर शुरू से थे, वो तो सिर्फ जब गोरा आया तो चीज़ें डिवाइड हुई, हमें अंडर द कारपेट्स कर दिया गया। ये हमारी सकाफत नहीं थी। हमारी सकाफत में ख्वाजा सरा हमाम में भी जाते थे, शाही वज़रा थे, वो आला मुकाम पर थे। तो आज जो मेरी जीत है, ये पूरी कम्युनिटी की जीत है, और सबको हमने बताया है कि हम अपना मुकाम वापस से हासिल कर रही हैं, जिस तरह वुमेन्स ने क्लेम की अपनी आपकी जीत भी है और एक बड़ी आपकी सक्सेस भी है, और दूसरा बहुत ज़्यादा बड़ा मेगा शिफ्ट भी है। वो जो स्पेस है आपके, जो एक जनरेशन गैप है, उस हवाले से बताइए उन लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि आपने एक मिसाल सेट की है, एक एग्जाम्पल सेट की है। अच्छा, ये जनरेशन गैप है ना, वाकई जिस तरह नॉर्मल फैमिलीज़ के अंदर भी जनरेशन गैप होता है, तो मेरी पुरानी जनरेशन के वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ अर्निंग डिफरेंट थे। जब अब ये जनरेशन आई है, उनका वे ऑफ लिविंग अलग है, और वो कुछ करना चाहती है। वो कहती ठीक है, हमारे पास ये नहीं है, मैं भीख मांग लूँगी, मैं फंक्शन कर लूँगी, पर उस पैसे से मैं पढ़ूँगी भी सही, मुझे फ्यूचर में ये करना है। तो जनरेशन क्लैश हर जगह होता है, हमारे पास भी था। लेकिन अब 10 ईयर्स गुजर चुके हैं पूरी मूवमेंट को, तो अब वो जनरेशन भी समझ चुकी है कि यार
इन्होंने कुछ अलग करके ही जाना है। थोड़ा बैकलैश शुरू में मुझे आया, थोड़े प्रोटेस्ट भी हुए मेरे खिलाफ, इंग्लिश बोलती है तो ख्वाजा सरा नहीं है या ऐसा कुछ, पर वो कहते हैं ना चंद लोगों के लिए मैं, जो मेरी कम्युनिटी ने मुझे इतना सपोर्ट और प्यार किया उसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती। क्योंकि आप इतनी बिजी पर्सन चल रही हैं आजकल, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है, तो मैं आपसे थोड़ा सा वक्त छोड़ लूँगा और आखिरी सवाल ये है कि अब व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स द फ्यूचर? क्योंकि इंसान अपना मकाम बनाता है और लीडर वही होता है कि वो सिर्फ अपना मकाम ना बनाए बल्कि अब आगे आने वालों के लिए भी अपनी राह आसान करे, उनके लिए भी राह आसान करे। तो मैं चाहूँगा ज़रा बताएं कि आगे आप क्या सोच रही हैं अपनी कम्युनिटी के लिए भी, नॉट ओनली अपनी कम्युनिटी के लिए, दीगर लोगों के लिए? जी बिल्कुल। मैं सच कहूँ तो मैं अब एज अ पाकिस्तानी होने पर मुझे पहले भी फ़ख्र था और अब भी है, मैं अब सोच रही हूँ कि मैं अपनी नेशन को और कितना प्राउड करवा सकती हूँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, दुनिया में गिनी चुनी ट्रांस डॉक्टर्स हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम आया है, तो मैं एज अ नेशनल रिप्रेजेंटेटिव या हीरो मैं यही चाहूँगी कि मैं अपनी नेशन को और प्राउड कराऊँ। मेरा अभी प्लान FCPS करने का है और सेकंड ऑप्शन MPH है, तो आई विश मैं ऐसा कर पाऊँ। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो मेरी कम्युनिटी है उसके लिए मैं एक लाइन हर जगह यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे लोग लेडी गागा ना बोल दें, वो भी हर जगह यही अक्सर एक लाइन यूज़ करती है, वो ये है कि आई माइट बी द फर्स्ट ट्रांसजेंडर इन डॉक्टर ट्रांसजेंडर इन पाकिस्तान, बट आई वॉन्ट बी द लास्ट। ये स्टार्ट है, मैं और सारा बनाऊंगी। और ऐसी बहुत सी ट्रांस एक्टिविस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जैसे मून है, बिंदिया जी हैं, जहरिश हैं, और जिनका नाम मैं नहीं ले रही उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन ये एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और ये रुकेगा नहीं, और इंशाल्लाह मेरा जो गोल है ना वो नेशनल अवार्ड की तरफ है। मैं पाकिस्तान की तरफ से ट्रांस कम्युनिटी को नेशनल अवार्ड मिलते देखना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सारा, आप आई और आपने इतनी प्रीशियस बातें हमारे साथ शेयर की। वी प्राउड ऑफ यू। और इनके लोग जो हैं वो जब होते हैं तो डेफिनेटली फैसल हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे पाकिस्तान में भी अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, लोग अपनी कम्युनिटीज़ के लिए भी काम करते हैं और आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। हालांकि इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन पहला स्टेप ही जिसको कहते हैं अ स्मॉल स्टेप इज अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। अभी एक ब्रेक लेना, ब्रेक उस पर हाजिर होंगे, मजीद होगी बात, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। मरी में जो हादसा हुआ, अब उसके बाद स्वात जो कि एक और बड़ा खूबसूरत सयाहती मकाम है, यहाँ पर सहूलियात फराहम करने के लिए होटल एसोसिएशन ने खुसूसी पैकेज का ऐलान किया। ऑल दो स्वात मरी जितना महंगा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये पैकेज क्या है, शाहबुद्दीन बताइए। में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर स्वात जुनेद खान के मुताबिक वादी कालाम, मालम जब्बा, बहरैन, मियादम, गबीन जब्बा और दीगर सयाहती मुकामात पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। इंतज़ामिया मुतहर्रिक है, टीमें पहुँचा दी गई है, भारी मशीनरी भी मौजूद है। बर्फबारी होती है तो बर्फ़ हटाने के फौरी ही इक़दाम किए जाएंगे। इसी तरह जो होटल्स एसोसिएशन है, तो होटल एसोसिएशन की जानिब से भी सयाहों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया गया है। होटल मालिकान का ये कहना है कि जो भी सयाह यहाँ पे आते हैं तो उनको 20 से लेके 30% तक खुसूसी रियायत दी जाएगी। और पिछले हफ्ते तो मियादम वैली में 3-3 कमरे हर होटल में मुफ्त दिए गए, जबकि अब ये ऐलान किया गया है कि जो भी सयाह यहाँ पे आएंगे तो उनको हर कमरे पर 20 से 30% तक रियायत दी जाएगी। इसी तरह यहाँ पे इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए भी एक कमरा हर होटल में मुख्तस किया गया है और ये इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया है ताकि। ठीक है, अपने के लिए शुक्रिया शाह। तो महकमे मौसमियात ने मुल्क के बालाई इलाकों में फिर से बारिशों, शदीद बर्फबारी और बेशतर राब्ता सड़कें बंद होने का अलर्ट जारी कर दिया है। हफ्ते और इतवार को मरी, गलियात, नथिया गली, काखान, नारान, दीर, स्वात, चित्राल, बुनेर, मानसहरा, अस्तोर, स्कर्दू में भी इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि यहाँ पर अब शदीद बर्फबारी की पेशगोई की गई है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जवाद मेमन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर मजीद बताइए कि क्या पेशगोइयाँ हैं मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल सबा, एक मगरिबी हवाओं का सिस्टम जो है वो आज शाम रात से पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसके ज़ेर असर स्टार्टिंग में बलूचिस्तान रीजन में जो है वो पहाड़ों पर बर्फबारी और वहाँ कुछ रीजन में जो है वो बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी।
और फिर कल से जो है वो उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, जिसमें स्वात वैली, कागान वैली और दूसरे जो एरियाज हैं, यहाँ पर जो है वो बर्फबारी और तेज़ बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप कह रहे हैं कि तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सर, जिस तरह का वेदर हमने मरी में देखा था उस तरह का वेदर रहेगा, कुछ ऐसी सिमिलरिटीज़ होंगी सर? जी बिल्कुल, इस तरीके की कुछ सिमिलर सिचुएशन पॉसिबल है, क्योंकि ये जो आने वाला सिस्टम है ये नॉर्दर्न एरियाज की तरफ और मरी गलियात रीजन की तरफ जो है इसकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा रहेगी। तो इस दौरान इन इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिशें भी हो सकती हैं और तेज़ हैवी स्नोफॉल के भी काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि इस तरीके के स्पेल मुमकिन है वहाँ पर। अच्छा जवाद, मुझे मुख्तसरन कराची का बताएं, थोड़ी सी शायद सर्दी की शिद्दत कम हो रही है, क्या दोबारा पलट के आएगी आखिरी लहर? जी बिल्कुल फैसल भाई, ये कराची में जो गर्मी के जो है इस वक्त ये हार्डली 1 से 2 दिन और कंटिन्यू करेगी, जबकि जुम्मे के दिन से जो है वो उम्मीद है कि तेज ठंडी साइबेरियन हवाएं जो है वो शहर में दाखिल होना स्टार्ट हो जाएंगी और वीकेंड के ऊपर जो है वो हवाओं की रफ्तार काफी तेज रहेगी। 40 से 50 और इवन 60 से 70 किलोमीटर तक भी जो है वो कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार जा सकती है। चलिए बहुत शुक्रिया जवाद। और पूरे मुल्क में का स्पेल है वो भी आपने देखा, और ख़ासतौर पे कराची में अभी थोड़ा सा ब्रीदिंग मार्जिन मिला था कि कल शाम में भी जब लोग वॉक करने निकले तो थोड़ा थोड़ा उन्हें गर्मी का एहसास हुआ, लेकिन ये एहसास 2 दिन तक है और उसके बाद दोबारा से ठंडी हवाएं चलेंगी। एक ब्रेक ले रहे हैं? एक ब्रेक ले रहे हैं, बिल्कुल। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम सब बचपन से वीडियो गेम्स के दीवाने हैं और अब तो ये पूरी दुनिया ही तब्दील हो चुकी है। कहाँ वो एक टिक टैक टू वाला गेम और कहाँ हमारा दुकानों पे जाना और वहाँ पे स्ट्रीट फाइटर इस तरह की गेम्स, और अब तो 5D तक मामला चले गए। अब आपको ऐसा लगता है कि आप गेम के अंदर घुस के आप खुद ही खेल रहे हैं। तो अब ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई है आपको इसका अंदाज़ा इस खबर से लगेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिकी गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिज़र्ड को खरीदने के लिए कितने 69 अरब डॉलर्स के मुआहदे का ऐलान किया है। एक्टिविजन ब्लिज़र्ड ने अब क्या क्या किया है ये जान लीजिए। कॉल ऑफ ड्यूटी, कैंडी क्रश, डियाब्लो और वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट जैसी कामयाब वीडियो गेम्स बनाने के लिए ये जानी जाती है कंपनी। इस ऐलान के बाद एक्टिविजन ब्लिज़र्ड के हिस्से की कीमत में 37% इजाफा भी देखा गया है। बिल्कुल, और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बयान में कहा है कि ये कंपनी खरीदना माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल, पीसी, कंसोल और क्लाउड में गेमिंग से मुताल्लिका सनत को तेज रफ्तार तरक्की देगा और मेटावर्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स भी फराहम करेगा। आज तमाम वर्चुअल वर्ल्ड पर गेमिंग का गलबा है, लेकिन जल्द वर्चुअल वर्ल्ड तमाम शोबाए ज़िंदगी पर छा जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फिदा हुसैन साहब ने, और ये गेमिंग प्रोड्यूसर भी हैं और वर्किंग एज गेमिंग प्रोड्यूसर, बिजनेस प्रोसेस स्ट्रेटजिस्ट विद पाकिस्तान टॉप गेमिंग स्टूडियो से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया फिदा साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, ये जो एक एस्टॉनिशिंग डील होने जा रही है, ये एक जो मेगा शिफ्ट है, इस पर आप क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एक्चुअली जो माइक्रोसॉफ्ट ने ये मूव ली है उसके बाद ये थर्ड बड़ा गेमिंग टाइकॉन बन जाएगा बिहाइंड सोनी और टेंसेंट, और मेरे ख्याल से ये ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ा चेंज एजेंट साबित होगी विद इन नो टाइम। अच्छा फिदा, मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली एक्टिविजन ब्लिज़र्ड के खाते में बड़े बड़े गेम्स हैं। अच्छा, अब जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने ना सिर्फ इस कंपनी को खरीदने का ऐलान किया है, बल्कि उसने नई जहतें, नई टेक्नोलॉजीज मुतारिफ करने का भी ऐलान किया है ना। एज ए गेम प्रोड्यूसर आप मुझे बता सकते हैं कि मज़ीद कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आने जा रही हैं? जो माइक्रोसॉफ्ट की इंटेंशन है वो टूवर्ड्स AI है, जिसमें न्यूरो की तरफ वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, और होपफुली वो न्यूरो की तरफ चले जाएंगे और उसमें वो विद इन नो टाइम हमें सरप्राइज करेंगे। और जो टेंसेंट और ऑलरेडी सोनी कर चुका है और स्टीम में भी और डिफरेंट जगह पे वो बीट करेगा, और पाकिस्तान भी उसमें बहुत आगे इंशाल्लाह है और इनको विद इन नो टाइम एक लेवल पे लेके जाएगा।
अच्छा फिदा, आपने कहा AI। नाउ AI वैसे तो बड़ी टेक्नोलॉजी जो है पूरी दुनिया में मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करी है, बट गेमिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रोल प्ले करने जा रही है? आई एम सॉरी अगर क्योंकि थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं इसका कि क्या एक प्लेयर अपने आप को इस तरह फील करेगा जिस तरह वो कोई जुमांजी खेलने जा रहा है, वो अपने आप को उसी तरह रियल वर्ल्ड में फील करेगा? जैसे आपने पोकेमोन गो कुछ अर्से पहले सुना होगा नाम, वो फेमस हुई थी, उसके बाद बहुत से इंसिडेंट्स भी हुए थे। इट्स लाइक ऑगमेंटेड रियलिटी भी AI बेस्ड आप चल रहे होंगे, और इसमें वर्चुअल रियलिटी भी है और ऑगमेंटेड रियलिटी दोनों चलेंगी। और जिस तरह से अभी हम अपशिफ्ट ले रहे हैं उस तरह से इट्स लाइक वैसे ही होगा कि जैसे ऑक्टस प्राइम में भी हम लोग कर रहे हैं काम, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको रियल वर्ल्ड की फील देंगी। अच्छा सर, $69 बिलियन की ये डील है और हम देखते हैं कि हमारे रिजर्व जो है वो इससे कुछ कम है, तो क्या देख रहे हैं, क्या इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो क्या पड़ने जा रहे हैं? एक ह्यूज डील है और इसका इंडस्ट्री जो है वो क्या 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 इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या हाइप बनेगी? एक्चुअली आपको सरप्राइजिंगली आपके लिए सरप्राइज होगा कि 2021 में $114 बिलियन की ये इंडस्ट्री थी, जो एक्सपेक्ट की जा रही है 2025 में, ये 2025 में $314 बिलियन की होने को। तो जिस तरह से कोरोना में अपशिफ्ट लिया है गेमिंग इंडस्ट्री ने, उसी तरह से विद इन नो टाइम गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बूम पे जा रही है, और पाकिस्तान में भी गेमिंग इंडस्ट्री बहुत अप पे जा रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होगा, और हम जिस तरह स्केल अप कर रहे हैं उसमें हम बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा अब फिदा, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी तो ऑब्वियसली इसमें पहले ही आ चुका था, ऑगमेंटेड रियलिटी जो देखने वाले हैं उनको सादा ज़बान में बताइएगा, बिकॉज मी एंड यू नो कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है। यानी कि अगर मैं कोई गेम खेल रहा हूँ और कोई स्ट्रीट फाइटर टाइप का गेम है, तो पहले वो मेरा एनिमी आता था स्क्रीन पे, अब वो एनिमी मेरे सामने से अपीयर हो सकता है, ये बिल्कुल इसी तरीके से? बिल्कुल सामने से अपीयर हो सकता है। आपके अपने रूम की एनवायरनमेंट इस तरह शिफ्ट हो जाएगा कि जैसे आप उस कॉम्बैट सीन में हैं और आप उसके साथ खेल रहे हैं और आप उसको हिट कर रहे हैं और वो आपको अटैक बैक कर रहा है, और आप इतने जलन हो जाते हैं इसमें कि आपको आउटसाइड वर्ल्ड का कुछ पता ही नहीं होता। तो इट्स लाइक क्लोज टू रियलिटी, वेरी क्लोज टू रियलिटी, कि आप एक्चुअली फाइट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा फिदा हुसैन साहब, ये कहते हैं कि इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं, जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर जाएगी, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेवल? इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कीजिएगा सर। बैक इन द डेज अगर आपने स्ट्रीट फाइटर देखी हो तो वो तो सिंपल एक आप सिंपल मशीन्स पे खेलते थे। अभी आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आप आगे जा रहे हैं, तो आप ऑगमेंटेड रियलिटी में आप एक्चुअली फाइट कर रहे हैं और आप किक्स कर रहे हैं अपने ओपोनेंट को, जिसमें आपका ओपोनेंट डिफाइंड है और वो उसी प्लेस में एनवायरनमेंट में आ रहा है। लेकिन जब आप उससे नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपके न्यूरो एक्शंस भी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेंगे। तो इस तरह की चीज़ों पे कुछ लोग कुछ कंपनीज काम कर रही हैं अभी। इस इतने बड़ी साइज़ की इंडस्ट्री में कि जिसके जो साइज़ है इकोनॉमिकली वो हमारे अपने रिजर्व से कहीं ज़्यादा है, तो इसमें इस इंडस्ट्री में पाकिस्तान का शेयर कितना है? नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में सबसे फेमस गेम कौन सा है, कितने ज़्यादा उसके डाउनलोड्स हैं? अभी जी इसमें पाकिस्तान का शेयर 2 to 3% होगा, और उसमें पाकिस्तान में एक्शन एंड फाइट में बहुत सारी गेम्स टॉप नॉच जा रही हैं, और इसमें कुछ स्टूडियोज़ हैं जैसे द नाइट्स है, उसकी गेम्स बहुत टॉप पे हैं और वो 150 मिलियन क्रॉस कर चुकी हैं। इस तरह से यही स्टूडियो ऐसा है जिसमें हमारी कुछ गेम्स बहुत टॉप पे जा रही हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि गेमर्स के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन जो डेवलपर्स हैं उनके लिए जो है वो इतनी ये बेनिफिशियल नहीं होगी, उनके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस हवाले से कुछ बताइएगा। नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उससे नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, और डेवलपर्स उसमें ऑफ कोर्स इंगेज कर सकते हैं और अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है? बिल्कुल है।
ठीक है। अच्छा सर, तो अब ऑब्वियसली ये एक डील होने जा रही है और 2023 तक ये फाइनलाइज हो जाएगी, तो ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं कि जब हम एक नेक्स्ट वर्ल्ड में दाखिल हो जाएंगे और जिस तरह से अब आप बता रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हकीकत का सा गुमा होगा, हम एक नेक्स्ट लेवल पर होंगे, तो इस गेमिंग वर्ल्ड को आप कैसे देख रहे हैं, इस बूस्टअप को आप कैसे देख रहे हैं, इस पर क्या कॉमेंट करेंगे बीइंग अ रिसर्चर, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन? दिस मीन्स मोर कंपटीशन। मोर कंपटीशन मीन्स के हमारे यूज़र्स के पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगी, वैरायटी ऑफ गेम्स होंगी जिसमें लोग अपनी जो भी इंगेजमेंट है, क्रिएटिविटी है और टाइम को किल कर सकेंगे। और हो सकता है कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हों जिसमें यूज़र्स की इंगेजमेंट भी बहुत हद तक बढ़ जाए। जी अच्छा फ़िदा, अब जहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपने कहा 2 to 3% पाकिस्तान का शेयर है, लेकिन इसके बावजूद हमारे इतने बेहतरीन टैलेंट सामने आ रहा है कि हमने टेकन में जो है वो पूरी दुनिया को हराया हुआ है। नाउ द थिंग इज़ कि इसका मैं चाहूँगा थोड़ा सा जो नेगेटिव साइड है उस पर भी ज़रा बात कर लें। पबजी और इस तरह के गेम पोकेमॉन गो, इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। यू बीइंग अ प्लेयर योरसेल्फ, यू बीइंग अ गेम प्रोड्यूसर योरसेल्फ, आप किस तरीके से इस बात का जवाब देंगे कि यार ये लोग जो इतना ज़्यादा चले जाते हैं, बीच में कोई वेल वाली भी गेम आई थी जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन के लिए कहा जा रहा था और वो लोग पता नहीं कहाँ किस हद तक चले गए थे, तो द नेगेटिव साइड ऑफ दिस इंडस्ट्री, और उसको कैसे टैकल किया जा सकता है? उसको जी टैकल ऐसे किया जा सकता है कि आप क्रिएटिविटी लाएं, गेम्स को एंजॉयबल बनाएं रादर दैन एक्सप्लॉयटेशन क्रिएट करें यूज़र्स के एंड पे, और आप सिर्फ इंजॉयबल बनाएं और उसमें आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। आप क्रिएटिविटी की हद तक रहें, आप यूज़र को फोर्स ना करें कि वो इस तरह की चीज़ें करे कि वो डैमेज करे लोगों को, और उसमें जो वो उसके अंदर शिद्दत पसंदी है ना वो नहीं लानी चाहिए। तो उस लिमिट तक आपको रखना चाहिए कि यूज़र की एक्सट्रीमिज़म पे ना आया जाए। और आखिर में मुझे ये बताएं कि द पाकिस्तानी टैलेंट, एक तो हमारे सामने अर्श के नाम से कि जिन्होंने टेकन जो है वो पूरी दुनिया में नाम रोशन किया हुआ है, पाकिस्तानियों में कितना टैलेंट देखते हैं, ना सिर्फ खेलने का बल्कि चीज़ें डेवलप करने का भी? एक्चुअली जी मैंने मल्टीपल गेमिंग स्टूडियोज़ में काम किया हुआ है, तो जो टेक्निकल स्किल्स पाकिस्तानी में है ना वो कहीं पे भी नहीं है। और जो गोरा है वो भी रेट करता है कि पाकिस्तानी टेक्निकली आर्टिस्टिकली बहुत अच्छे हैं, और उसमें अगर हम थोड़ा सा मोटिवेशनल और थोड़ा सा आप ये करें कि मोटिवेशन में रह के और फोकस के साथ काम करें तो विद इन नो टाइम हम बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़िदा हुसैन साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर, और जिस तरीके से अब ये डेवलपमेंट आ रही है, जिस तरीके से अब ये डील होने जा रही है, तो लेट्स सी कि जो नेक्स्ट लेवल होगा वो क्या होगा। और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो 2023 में कहा जा रहा है कि डील जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी। अब देखते हैं कि क्या होता है। आपको बताएं इस वक्त कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हित्ते के इज़्ज़त केस में ख्वाजा आसिफ को वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर जरा का हक दे दिया है। अदालत ने करार दिया कि केस रोज़ाना की बुनियाद पर सुनकर मुकर्रर वक्त में फैसला किया जाएगा। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, ज़रा अपडेट कीजिए, क्या तफसीलात है आपके पास? जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता माह जो उन्होंने हत्या के इज़्ज़त का केस का रखा है ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, उसमें वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान कलमबंद करवाया था सेशन कोर्ट में, जिस पर जरा काज जो है वो कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ के वकील की अदम मौजूदगी में खत्म कर दिया था। उसके खिलाफ ख्वाजा आसिफ ने एक दरखास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसे मंजूर कर लिया गया है और ख्वाजा आसिफ को अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर जरा का हक दे दिया गया है। और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी करार दिया गया है कि बरवक्त इस केस का फैसला भी किया जाए। ख्वाजा आसिफ के वकील से ये मुकालमा भी किया चीफ जस्टिस ने कि आप खामखा इस केस को क्यों इल्तवा में रखना चाहते हैं, हम आप अपना ऑर्डर तो पास करेंगे, उसमें डायरेक्शंस दे देंगे कि अदालत रोजाना की बुनियाद पर सुनकर इस केस का फैसला करे। ताहम यह भी करार दिया गया है कि जरा का हक जो है वो बुनियादी हक है ख्वाजा आसिफ का, लिहाजा उसको बहाल किया जाता है। अदालत जो सेशन कोर्ट है वो इमरान खान पर जरा का मौका दे ख्वाजा आसिफ और उनके वकील को। ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हित्ते के इज़्ज़त केस में ख्वाजा आसिफ को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान पर जरा का हक दे दिया है, जबकि अदालत ने करार दिया है कि केस रोज़ाना की बुनियाद पर सुनकर मुकर्रर वक्त में फैसला किया जाए। अपडेट कर रहे थे सुहेल रशीद। सुहेल, आपका शुक्रिया।
शर्मिला फारूकी की वालदा से मेकअप से मुतालिक सवाल नादिया खान को पड़ा महंगा। वीडियो वायरल हुई तो शर्मिला फारूकी को आ गया गुस्सा। बिल्कुल, और उन्होंने नादिया खान के खिलाफ FIA से रुजू करने का कह दिया और समा से गुफ्तगू में कहा कि वो नादिया खान को सबक सिखाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। बात बताने से मैं आपसे पूछना चाहिए कि आपका मेकअप कौन करता है? इतना हसीन हर दफा खुद करते, आपने खुद करती। नादिया खान ने शादी की एक तकरीब में शर्मिला फारूकी की वालिदा के साथ वीडियो बनाई। और आपकी ड्रेसिंग, ज्वेलरी हमेशा इतनी जबरदस्त होती है, इतनी आप एफर्ट करती हैं। ये मेरा कोई शौक है, बचपन से था, बचपन से था। उनसे सवालात किए, मगर फिर क्या हुआ? ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शर्मिला फारूकी ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो पोस्ट करते हुए नादिया खान के खिलाफ ट्वीट किया और इस वीडियो को नादिया खान की शर्मनाक हरकत करार दिया और फिर कुछ ही देर बाद ट्वीट डिलीट कर दिया। आपने किससे सीखा इतना अच्छा? शर्मिला से। शर्मिला ने समा से गुफ्तगू में कहा वो नादिया खान के खिलाफ साइबर क्राइम में दरखास्त देंगी, अपनी वालिदा की वीडियो वायरल करने और तज़हीक पर उन्हें सबक सिखाएंगी। अपनी माँ की उम्र की खातून की तज़हीक करना, और बिल्कुल उसमें तज़हीक की गई है। मैं FIA के साइबर क्राइम में ऑफिशियली इसको रिपोर्ट करने जा रही हूँ और उसके बाद बाकी बात होगी और मैं हर कानूनी दरवाज़ा खटखटाऊंगी जहाँ पर इनको मैं सबक दिला सकूं। मगर ये मामला इतना सादा नहीं। नादिया खान ने उल्टा शर्मिला फारूकी पर वीडियो वायरल करने का इल्जाम लगाया। साथ में कहा जिसको साइबर क्राइम जाना है बेशक जाए। नादिया खान ने कहा शर्मिला ने उनके खिलाफ पोस्ट डिलीट कर दी है तो वो अब मजीद बात नहीं करना चाहती। तो दूसरी जानिब सोशल मीडिया सार्फिन भी दो हिस्सों में बट गए हैं। कुछ नादिया खान पर तनकीद कर रहे हैं तो बाज को शर्मिला की जानिब से खुद अपनी वालिदा की वीडियो पोस्ट करने पर एतराज है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आपको ले चलेंगे तसव्वुफ की दुनिया में। की करना है उचिया शाना नू की हथ लौड़ा आसमाना नू, मैं हंसदे जीना मैं निकल गई गुमाना तू। ये अल्फाज जिस वक्त हम सिर्फ सुन ही रहे थे तो आंखें नम हो चुकी थीं। सोचिए कि जब ये कलाम पढ़ा जा रहा होगा तो कैफियत कैसी होगी। जब हम कैफियत वाली मौसीकी की बात करते हैं या गायकी के ज़रिए सूफियाना कलाम को फैलाने की बात करते हैं तो इस वक्त पूरे बर्रे सग़ीर में आबदा परवीन से बड़ा कोई नाम नहीं है। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान और भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सूफ़ी शोरा के पैगाम को फैलाया और तसव्वुफ़ का ऐसा रंग खिला है कि हर सूफियाना अंदाज़ हमें नज़र आता है। कहीं आप यार को जाबजा, कहीं ज़ाहिर, कहीं छुपा देखती हैं और कहीं लोगों से कहती हैं मैं जानूं मेरा खुदा जाने। हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ आबदा परवीन साहिबा ख़ुद मौजूद हैं, माई जी ख़ुद मौजूद हैं। माई जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे शो को वक्त देने के लिए, नया दिन को वक्त देने के लिए। यकीन मानिए कि मैं ख़ुद इस वक्त जिस कैफियत में हूँ शायद मैं अपने ऊपर काबू रख रहा हूँ लेकिन मैं अंदर से काँप रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले अपनी खैरियत से हमें बताइएगा, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, खुशबाश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से, आपकी दुआओं से। बहुत शुक्रिया, हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अच्छा माई जी, सबसे पहले तो आपसे तो गुफ्तगू करता ही जाए इंसान तो ख़त्म ना हो वक्त, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन आगाज़ यहीं से करते हैं जो अभी तू झूम एक नया कलाम है माशाल्लाह से। इस वक्त तू झूम की धूम पूरी दुनिया में मची हुई है। मुझे बताइएगा थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, किस तरीके से आपको अप्रोच किया गया और फिर किस तरीके से पूरा ये सफ़र जो है यहाँ तक आया, ज़रा इस पे ज़रा शेयर कीजिए हमसे। जी 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 जी, बस वो एक दफ़ा जुल्फ़ी साहब से वो जो हुआ था नसीबो लाल जी का उसमें क्रिकेट के, तो फिर मैंने उनको बड़ा दाद दिया जुल्फ़ी साहब को कि बहुत ही अच्छा आपने इसको बनाया है। और मैंने कहा कि नसीबो लाल जी से और भी काम करें क्योंकि इनको राजस्थानी जो मौसीकी का सिलसिला है वो इनके पास बहुत अच्छा है, तो आप उनसे काम करें। तो बस फिर वो अपनी वो जो बयान फरमाते हैं कि उसके बाद फिर जो है वो एक जहन में
आना शुरू हो गया कि किस तरह से होना चाहिए। तो बस इस तरह से वो एक आप समझें कि ये खुदा सही का मोजज़ा हो गया है, बस मोजज़ा है और कुछ भी नहीं है। हम में तो कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। वाह। तो बस बिल्कुल माई जी। अच्छा, मैं यकीनन आपसे इस पे भी बात करूंगा और आपसे कई मरतबा बहुत से लोगों ने उस छोटी सी वीडियो क्लिप में जो इंकिसारी है उस पे भी सवाल किया। मैं ज़रूर उस पे करूंगा आगे चल के। अभी मैं ज़रा माई जी ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जी इतने साल हो गए आपने पीटीवी को अपनी आवाज़ दी, फिर पूरी दुनिया, आप पड़ोसी मुल्क भी गई, लेकिन बहुत से लोग शिकवा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये दिल में बात ज़रूर रखते हैं कि कभी फिल्म में हमने माई जी की आवाज़ को नहीं सुना। ऑफ़र्स भी बहुत ज़्यादा आई, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, सरहद पार से भी ऑफ़र्स आई, लेकिन क्यों आपने फ़िल्मों में अपनी आवाज़ नहीं दी? इसके पीछे क्या वजह है? बस इस हाल में क्यों और क्या का कोई मकसद ही नहीं बयान होता। बस वो जो वहाँ से आता है ना वही बयान होता है, ज़बान से कुछ बयान नहीं हो सकता, क्या करें। एक बड़ी ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट, उन्होंने रस्म शागिर्दी की, आपने उनको अपनी शागिर्दी में लिया। तो माई जी मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि कोई भी अगर आपकी शागिर्दी में आना चाहे तो आप एक गायक में, गुलकार में क्या देखती हैं? आजकल के जितने बच्चे आ रहे हैं, किस तरह का टैलेंट है उनका? असल में ये अंदर का जो ज़ौक़ है और इश्क है वो ही आदमी को राह दिखाता है, और सीखने का शौक़ जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यानी बिल्कुल एक जैसे अपने आप को चैलेंज करना है, अपने आप, दूसरों को चैलेंज ना करें, अपने आप को चैलेंज करें। मैं चाहूँगा कि आपसे हमें जो इनायत हो जाए अब वो हमारे लिए बासादत होगा। मैडम आपदा प्लीज। निगाह है यार जिसे आशना राज करे, निगाह है यार जिसे आशना राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों न नाज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों न नाज करे। जी अच्छा माई जी, यकीनन ये एक ऐसा रंग है जिसमें रंग जाए इंसान तो फिर उसे कहाँ दुनिया की फ़िक्र होती है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप वैसे तो जो शोरा हैं वो सारे ही सबको पसंद होते हैं, आपका अपना पढ़ा हुआ गाया हुआ कोई कलाम जो आपका अपना फेवरेट हो? हमारे तो सारे ही फेवरेट हैं। बस मुझे तो सारे पसंद हैं, बहुत पसंद है, क्योंकि इस पे इतना काम हम करते हैं, रिहर्सल इतनी ज़्यादा होती है, और बुजुर्गान दीन का कलाम जो है वो एक नशा है, बस रूहानी नशा है। अब जैसे हज़रत बाबा कबीर साईं का जो है दोहा है, बीखन रहमतुल्लाह अलैह, बीखा बात अघम की, यानी राज की बात, बीका बात अघम की कहन सुनन की नाही, बीखा बात अघम की कहन सुनन की नाही, जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नाही। यानी जिस राज का अगर पता चल जाए तो वो बिल्कुल जैसे जेवर संभाल के रखते हैं, इस तरह से उस गुफ्तार को संभाल के रखना चाहिए, उस कैफियत को। जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नहीं, कि उसने इस रात को समझा ही नहीं कि उसने कह दिया। तो बस बुजुर्गान दीन का एक सिलसिला जो है वो
उनका जाती नहीं है, वो उस जात से है। माई जी, आप जो है सरहद पार भी गई भारत में, आपने बड़े जो वहाँ के म्यूज़िक शोज़ थे उनको जज भी किया। यकीनन जो हुकूमतों के आपस के मामलात होते हैं वो तो उनको दूर करें, लेकिन आपस में लोगों की मोहब्बतें कैसी आपने पाई? आप वहाँ आशा भोसले के साथ बैठी, आप बप्पी लहरी के साथ बैठी, आपस की लोगों की मोहब्बतें को कैसे पाया आपने? उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। और अभी भी मेरा लता जी से उनसे मेरी बात होती रहती है, और बड़ी बड़ी किस्मत है कि इतने बड़े लोग जो हैं वो इतनी अपनायत देते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि जैसे एक घर के अफराद नहीं होते, इस तरह से मोहब्बत है कि कोई दरार ही नहीं है कोई इस किस्म की। वाह। तो इस तरह से जो थोड़ी बहुत नफरतों की दीवार भी हायल होती है, वो यूं ही तसव्वुफ के रंग से छटती जाती है, गिरती जाती है। माई जी, अब मैं चाहूँगा वो सवाल जो आपसे बहुत हो चुका है, और वैसे आप इतनी माशाल्लाह डाउन टू अर्थ हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आप इस पे ज़िज्क होंगी, लेकिन फिर भी ये मेरा आपसे अपना ज़ाती सवाल भी है कि अभी गाने की रिकॉर्डिंग नसीबुल लाल के साथ, साहिबा के साथ जब आपकी हुई, क्या माहौल बना उस वक्त? आप आई, वो आपके जो है आपके लिए वो अपनी जगह छोड़ के उठ गई, आप आगे आई, जो इनकसारी का अजीब सा माहौल बन गया था, मैं चाहूँगा कि हमारे लिए भी, हमारे नाजरीन के लिए भी वो थोड़ा सा बयान कर दीजिए। बस असल में कोई ये हिसाब थोड़ी होता है कि और मैं खड़ी रहूं, और ये एक तकब्बुर का मंजर है, ये मोहब्बत का मंजर नहीं है। तो यानी उस तकब्बुर को गिराना है ना, और जो एक मोहब्बत का दर्जा जो है उसको बढ़ाना है, अदब का और लिहाज का। ये तो बड़ा एक करम है मौला की तरफ से। ये हमारा अपना नहीं है, हमारा अपना नहीं है। तो इस तरह से वो एक सिलसिला जो एक सच्चाई का है और अदब का है, वो तो है ही पंजतन पाक का सिलसिला। जैसे जनाबे अलैहिस्सलाम पैगंबर भी थे अदब के और इमाम भी थे। तो ये सारी इमामत जो है ये वहाँ से ही है, हर चीज़ जो है वहाँ से आई है, और जो वहाँ से आई है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो ज़ात जो है वो हमेशा रहने वाली है। तो ज़ात से ज़ात का ताल्लुक है, कोई इसमें आज़म से भी ताल्लुक नहीं इस ज़ात का, बस ज़ात ही ज़ात है। बेशक बेशक। अच्छा माई जी, जितना अहम होता है एक अच्छा कलाम पढ़ना, उतना ही अहम होता है अच्छे सुनने वाले भी मैसर आना। यानी कि आप अपना कलाम पढ़ते जाएं लेकिन सामने वाला रिस्पॉन्स ना दे, तो इंसान को होता है कि ए खुदा, क्या मुझ में आज कोई कमी है? क्या मेरी ज़ुबान में कोई लुकनत आ गई है? मेरी आवाज़ में कोई दरार पैदा हो गई है? तो इंसान अपने ऊपर शक करने लगता है। तो मैं आपसे ये चाहूँगा पूछना कि आपको कलाम पढ़ने में पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कहाँ महसूस हुआ, और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आपकी आज तक आपने खुद कहाँ महसूस की? अब जैसे आपने सवाल फरमाया कि असल में ऑडियंस जो है वो अपने अंदर की है, जब अपने आप गुरु होंगे तो रंग जमता है, फिर वो महफिल एक कलाम, सारी महफिल से मांगना पड़ता है। वो ऑडियंस से तो वो तो शामिल हो जाती है, फिर हमारा कलाम भी उसमें शामिल हो जाता है, मगर अपने आप को सुनाना पड़ता है, रूबरू होना, और वो तो बस उससे रूबरू हो जाता है आदमी। जब वो सुने तो फिर पूरा जहान सुनता है, पूरा जहान सुनता है, वो सुनाए तो। यानी कि मैं आपकी इस गुफ्तगू को एक शेर में बंद करना चाहूँ तो मैं राजी अपनी ज़ात तो, मैं उत्ते अपनी औकात तो, मैं उत्ते अपनी औकात तो। जी वाह 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 वाह। अच्छा माई जी, सवालात का सिलसिला तो आपसे जारी रहेगा। मैं एक बार फिर मौदबाना आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, एक बार मेरा पर्सनल फेवरेट
यार को हमने जा बजा देखा, अगर कुछ हमें इनायत करें तो फिर बड़ी सादत की बात होगी। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका देखा, फानी कहीं बका देखा, मौला मौला यहाँ होना न होना है, यहाँ होना न होना है, न होना ऐन होना है, जिसे होना हो कुछ खाके दरे जाना न हो जाए, यार को हमने जा बजा देखा। बहुत 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 इंतहाई खूबसूरत माहौल बना हुआ है। माई जी, आने वाले जो अब गुलकार हैं, हमारी मिट्टी जो है वो इतनी सौंधी है, उस मिट्टी की खुशबू, उस मिट्टी से जुड़े लोग जो हैं वो चाहे आप हों, चाहे थर की बुलबुले सहरा हों, रेशमा जी, आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाले गुलकार हैं, उनको अगर आप एक, वैसे तो आप इदारा हैं, इदारे से बढ़कर हैं, आपसे सीखना तो पूरी ज़िंदगी भी किसी की सर्फ हो जाए तो बेजा नहीं, लेकिन वो कुछ चंद बातें जो आप आने वाले गुलकारों को नसीहत के तौर पे बताना चाहें, जिससे वो बहुत अच्छे गायक और गुलकार बन सकते हैं। बस ये है कि रियाज नहीं छोड़ना चाहिए। एक तो ज़ाहिरी बात यही है कि रियाज नहीं छोड़ना चाहिए और इससे हमेशा इश्क करना चाहिए। मौसीकी इल्म जो है वो ऐसा ही है। और फिर असली बात यह है कि जो सीखने का अमल है वो बड़ा एक बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए दिल में। बिल्कुल तालिब इल्म जो है वो हमेशा तालिब इल्म रहना चाहिए। आर्टिस्ट को एक फ़कीर की तरह होना चाहिए कि जहाँ भी जिस जगह से उसको मिले वो ले लेना चाहिए। कमाल कमाल कमाल। और गुफ्तगू में कब वक्त इतना आगे बढ़ गया कि मालूम ही नहीं हुआ। पता ऐसा चला कि शायद कोई घड़ी है और रेत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उससे सिरकते सिरकते जो है दूसरे सिरे तक आ चुकी है। बड़े लोगों की बात ही यही होती है कि वो गुफ्तगू का ऐसा लामुतनाही समंदर में इंसान को गोता दिलवाते हैं कि इंसान कब डूब जाए पता ही नहीं चलता है। इसीलिए तो माई जी हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। आपसे इजाज़त लेने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन एक आखिरी कलाम हमारी नज़र फरमाते हुए जाइए। जी जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है।
संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। नदी किनारे धुआं उठे, नदी किनारे धुआं उठे, मैं जानू कुछ होए, जिस कारण मैं जोगन बनी कहीं वो ही न जलता होए, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश इस उम्मीद के साथ कि आप आने वाली नस्लों को इसी तरीके से मुतासिर करती जाइए, हमें इसी तरीके से सिखाती जाइए, और अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो आपका कलाम पढ़ने में तो हमें माफ़ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। आप दावत दी, आपने मुझे दावत दी, मुझे इज्जत दी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। बहुत शुक्रिया। समा टीवी की बहुत, और आपकी फैसल साहब की बहुत शुक्रिया माई जी, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ सूफियाना कलाम की मलका, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाली और सूफियाना कलाम के ज़रिए पैगाम पहुंचाने वाली आबदा परवीन साहब हमारे साथ मौजूद थी। यकीनन इन्होंने हमें दीवाना बना रखा है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद बात होगी। हमारे साथ रहिए।